नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। सॉरी दोस्तों, आज काफ़ी लेट हो गया है, पूरे दिन ट्रेवल में ही निकल गया। अब जाके मुझे समय मिला, मैंने कंटेंट तैयार किया आपके लिए। पहले डेली न्यूज़ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, इसके बाद आपको द हिंदू एडिटोरियल भी मिल जाएगा। फिर स्पीड से मैं आपके लिए वीडियोज़ लाना यहाँ पे शुरुआत करूँगा। जो भी मेरे चैनल मेंबर्स हैं उनका आज मैं स्वागत नहीं कर पाया, उनका मैं कल सुबह सुबह जब मैं वीडियो बनाऊंगा एडिटोरियल की उसमें स्वागत करूंगा। तो आज मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफी लेट हो गया है। आई एम नॉट श्योर कि इतने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। और करंट अफेयर्स और एडिटोरियल की बात तो देखिए दिन की होती है। अब रात में कौन ही एडिटोरियल देखेगा, बट फिर भी ठीक है, चलिए अब एक कंटिन्यूटी में चीजें करनी है तो मैं उसको डेफिनेटली कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहली न्यूज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सबकी योजना सबका विकास कैंपेन। क्या बात कर जा रही है यहाँ पे, तो आर्टिकल 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायत को एक मैंडेट दिया गया। क्या मैंडेट दिया गया? फॉर प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए आप प्रिपेयर करिए प्लान को, उसके बाद इंप्लीमेंट करिए। अब आप बोलो कौन सा प्लान? पंचायत तो अभी भी प्लान बनवाते हैं। अभी इसके बारे में क्लियर करता हूं चीजें। देखिए, पंचायत के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू प्ले इन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स प्रोग्राम्स। मैंने लक्ष्मीकांत पॉलिटी पूरे ढंग से समझाई है आपको, वहां पे मैंने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज भी मैंने आपको ढंग से समझाया है। तो पंचायत का रूरल इंडिया में क्या रोल है अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये मैं लक्ष्मीकांत में बात कर चुका हूं। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सब बता चुका हूं। जो 29 सब्जेक्ट्स हैं आपके 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इंपॉर्टेंट रोल आता है आपका पंचायत का। अब इसीलिए यहां पे एक पीपल्स प्लान कैंपेन शुरू किया गया है। एक्चुअली शुरू किया जा चुका है पहले ही, इसको 2018-19 में भी शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक भी इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये जो पीपल प्लान्स कैंपेन है, इसको हिंदी में क्या नाम दिया गया? सबकी योजना सबका विकास। इसमें होता क्या है कि एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। ओके, और इस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम में होता क्या है? तो सबसे खास बात यह है कि गांव में काम करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितने स्ट्रांग तरीके से काम करेंगे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है लोकल लेवल पे, जो पंच है, उन पंचों की ताकत को आप कैसे बढ़ाओगे, प्लस जो भी स्कीम्स ग्राउंड लेवल पे पंच पंचायत इंप्लीमेंट कर रही हैं, जिस प्रकार से भी उनके फाइनेंसेस मैनेज किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ एविडेंस बेस्ड असेसमेंट्स ऑफ प्रोग्रेस इन मेज्ड इन 2021। तो जब 2020-21 में ये सबकी योजना और सबका विकास वाला प्लान लाया गया था, तो उसके बेसिस पे जो भी रिकमेंडेशंस आए थे उनको कैसे इंप्लीमेंट किया गया, और 2021-22 के क्या प्रपोजल्स होंगे उन 29 सब्जेक्ट्स के लिए, इन सब चीजों का कच्चा चिट्ठा अभी यहाँ पे सामने रखा गया। तो ये वाला जो सबकी योजना और सबका विकास वाला प्लान आया है ना, ये 2021-22 के लिए आया है। इससे पहले का जो 2020-21 का था, 2018-19 का था, वो हो चुका था। तो 2020-21 को एसेस किया गया और 2021-22 के लिए एक नया प्लान लाया गया है अंडर सबकी योजना एंड सबका विकास कैंपेन। इस कैंपेन के अंदर अलग अलग ग्राम पंचायत की मदद की जाएगी इन द प्रिपरेशन ऑफ कन्वर्जेंट एंड होलिस्टिक जीपीडीपी थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन रिस्पेक्टिव एरियाज। वही अच्छी अच्छी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। चूंकि 2021-22 के लिए वेल इन एडवांस चीजों को यहां पे प्रिपेयर कर लिया गया है, तो 2021-22 जो कि आपका 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा, उसमें चीजों को सही समय पे इंप्लीमेंट किया जा सके, प्लान पहले से यहां पे रेडी है। ठीक है भाई, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, इसके लिए सबकी योजना सबका विकास वाली स्ट्रेटजी 2021-22 के लिए पहले ही बना ली गई। तो ये क्या है? इट इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर इंश्योरिंग द प्रिपरेशन ऑफ जीपीडीपी इन अ कैंपेन मोड by endeavoring to converge all resources available at panchayat level to 29 subjects listed in 11th schedule of the constitution, as separate allocation has been earmarked for सबकी योजना सबका विकास टू स्टेट्स इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, आसाम एंड बिहार। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो सबकी योजना सबका विकास एक ऐसा सर्वे टाइप कह लीजिए जिसको कंडक्ट किया गया है और जिसके बेसिस पे डेवलपमेंटल प्लान्स रिकमेंड किए जा रहे हैं हमारी पंचायत को। ऐसा नहीं है कि इस स्कीम के अंदर अलग से कोई पैसा दिया जा रहा है राज्य की सरकारों को, नहीं, अलग से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। पैसा वही है जो राज्य की सरकारों के थ्रू उनके पास पहुंचाया जाएगा, और जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी हैं, तो इस स्कीम के नाम पे केंद्र की सरकार अलग से कुछ डायरेक्ट पैसा दे रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
पैसा जो बाकी चैनल से जा रहा है वैसे ही जा रहा है, बस यहाँ पे सबकी योजना सबका विकास में एक जीपीडीपी दिया जाएगा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान दिया जाएगा। और ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्लान को बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलकर बनाते हैं, तो डेफिनेटली इस प्रकार का प्लान अवेलेबल होगा तो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से होंगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस और डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयरइन में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे जाने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। साथ साथ harshitdivedi.com पे डेली बेसिस पे जाके आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीआरबी डाटा ऑन सुसाइड्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ी सी ट्रेजिक न्यूज में बोलूंगा, एक नॉट सो गुड न्यूज बोलूंगा। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा क्या बोलता है? ये डाटा ये बोलता है, ये एनसीआरबी का ये डाटा बोलता है कि 2016 से लेकर 2019 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड केसेस 24% से यहां पे बढ़े हैं। तो जो सेंट्रल एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, बहुत ही शॉकिंग फैक्ट वो यहां पे दे रही है कि 14 से 18 साल की एज ग्रुप के 24,568 चिल्ड्रन डेथ्स के केसेस आए हैं 2016 से लेकर 2019 के बीच में। ओके, इसमें से 4,000 बच्चों ने तो इसलिए सुसाइड किया है क्योंकि उनके एग्जाम में रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। ओके, ये लोगों ने शायद बाकी कुछ लोगों की कहानियां नहीं सुनी, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी टाइप के लोगों की कहानियां नहीं सुनी इन लोगों ने, कब अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स इन एग्जाम्स के बेसिस सुसाइड किया। 24,568 लोगों में से 13,325 विक्टिम्स गर्ल चिल्ड्रन है। तो देखिए, एग्जाम जैसी चीजों के ऊपर यहाँ पे सुसाइड करना, और सुसाइड करने की आपको और भी बहुत सी यहाँ पे वजह दिखेंगी, जैसे कि लव फेल्योर, तो भाई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया। ड्रग्स एडिशन, ड्रग एडिशन तो चलिए मैं बोलूंगा कि बहुत सीरियस बात है। डिप्रेशन ड्यू टू द डेथ ऑफ लव्ड वंस, ये भी आप कह सकते हैं भाई, जब पास का कोई माता पिता भाई बहन कोई बहुत करीबी चला जाता है तो बड़ा दुख होता है। गरीबी, बट माँ बाप ने डांट दिया, अब माँ बाप ने डांटा क्या होगा, बहुत बुरी तरीके से मार पीट रहे होंगे, तभी इतना डिप्रेशन हुआ होगा। नॉर्मल एक दो थप्पड़ मारने से किसी को डिप्रेशन नहीं होता है, अब दिन रात हो सकता है कि बेल्टों से मारते ही रहते हो तो इतना डिप्रेशन हो गया हो। दूसरा, बीइंग प्रेग्नेंट बिफोर रीचिंग द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर सुसाइड। तो ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से यहाँ पे जो सुसाइड केसेस हैं वो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। 24,568 में से 13,325 गर्ल्स हैं, मतलब 50% से ज्यादा यहाँ पे गर्ल्स हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि 2017 में लगभग 8,029 केसेस, 2018 में 8,168 और 2019 में 8,377 केसेस। ओके, उसमें से सुसाइड की वजह से अगर बात की जाए, सुसाइड की बात हो रही है, वैसे स्टेट वाइड सेग्रीगेशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा केसेस आपके मध्य प्रदेश में 3,115, उसके बाद वेस्ट बंगाल में 2,802, उसके बाद महाराष्ट्र में 2,527 और उसके बाद तमिलनाडु में 2,035। अब हम बात करते हैं कि एनसीआरबी के बारे में। तो एनसीआरबी को 1986 में बनाया गया था टू फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स सो एज टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर्स इन लिंकिंग क्राइम टू द प्रेसिपिटेटर्स। बेसिकली एनसीआरबी को 1986 में बनाया गया क्राइम और क्रिमिनल्स की रिपोजिटरी रखने के लिए। इसको बनाया किसकी रिकमेंडेशंस पे गया था? तो टंडन कम्युनिटी, नेशनल पुलिस कमीशन और एमएचए की टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे इस पे बनाया गया था। एनएसआरबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एनसीआरबी की मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स प्रोजेक्ट इन द ईयर 2009। तो 2009 से सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनसीआरबी के ऊपर आ गई है। तो इतनी सारी डेथ्स देख के एक बात तो क्लियर दिख रहा है कि भाई काउंसलिंग की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जरूरत है। और ये काउंसलिंग सिर्फ बच्चों को देने की जरूरत नहीं है, उनके माँ बाप को भी देने की जरूरत है, उनके लीगल गार्जियन को भी देने की जरूरत है। तो बच्चों की इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है। जनरल स्टडीज पेपर 1 पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं गवर्नर्स कैन पार्डन प्रिजनर्स अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि भाई गवर्नर ऑफ अ स्टेट प्रिजनर्स को पार्डन कर सकता है। देखिए, ये तो हमको पता ही है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 61। इसके लिए एक वीडियो मैंने बना रखी है, ये शायद V82 वाली वीडियो है मेरी लक्ष्मीकांत की। इसका मैं लिंक याद रहेगा तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए जाके, आर्टिकल 72 या फिर आर्टिकल 161 मेरे नाम हर्षित द्विवेदी साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, या पार्डनिंग पावर्स मेरे नाम हर्षित द्विवेदी साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे ढंग से पार्डनिंग पावर होती क्या है मैंने आपको समझा रखा है। प्रेसिडेंट की और गवर्नर की
पार्डनिंग पावर में फर्क क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज को समझने के लिए आपको पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि सेक्शन 433A क्या है। तो सेक्शन 433A देख लेते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस। रेमिशन और कम्यूटेशन दो प्रकार की पार्डनिंग है, जाके देखिए वीडियो अगर समझना है तो। हर चीज समझाने लगा तो पता नहीं कितनी देर वीडियो चलेगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 432, ये 432 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात हो रही है, where a sentence of imprisonment of life is imposed in conviction of a person for an offense for which death is one of the punishment provided by law, or whereas a sentence of death is imposed on a person has been commuted under section 433 into one of the imprisonment of life, such a person shall not be received from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment। देखिए सेक्शन 432 के अंदर जो क्राइम्स है उसके लिए भी कुछ जगहों पे मौत की सजा है, और सेक्शन 433 के अंदर भी मौत की सजा है। अब मान लीजिए आपको मौत की सजा सुनाई जाती है, या फिर मौत की सजा के रिस्पेक्ट में आपको मौत की सजा ना सुना के 20 साल की जेल, 25 साल की जेल, 30 साल की जेल टाइप की कोई सजा सुना दी जाती है, तो ऐसे केसेस में मान लीजिए कल की डेट में आपके सेंटेंस को रिलैक्स कर देते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर। ठीक है, मान लीजिए आपकी डेथ की सजा को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट में। ठीक है भाई, तो यहां पे सेक्शन 433A क्या बोल रहा था कि भले ही आप किसी की डेथ की सजा को, या फिर डेथ से ज्यादा वाली जो सजा है सेक्शन 432 में, उसको अगर आप रिलैक्स कर रहे हो तो भी आप उस पर्टिकुलर पर्सन को 14 साल से पहले जेल से नहीं छोड़ सकते। कम से कम वो 14 साल तो जेल की सजा काटेगा। कुल मिला के ये समझिए कि अगर किसी पर्सन के ऊपर डेथ पेनल्टी लगाई गई है, उसने कोई बहुत मेजर क्राइम किया, उसको फांसी की सजा हुई है, तो फांसी की सजा मान लो माफ कर देता है प्रेसिडेंट, माफ कर देता है गवर्नर, माफ कर देता है, तो ऐसे केसेस में भले ही वो सजा आपकी माफ हो गई है, मतलब माफ क्या हो गई है, उसको फांसी नहीं चढ़ाओगे आप, उसको जेल दोगे, लेकिन तब भी वो कम से कम 14 साल जेल में काटेगा। मतलब कि उसने मौत की सजा लायक कोई काम किया था या उसको मौत की सजा दी गई है। तो ऐसे केसेस में अगर आप उसकी सजा रिलैक्स कर रहे हो तो कितनी भी रिलैक्स कर दो, 14 साल तो वो जेल में काटेगा ही काटेगा। ये बात बोलता है सेक्शन 433A। ये सेक्शन 433A गवर्नर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, प्रेसिडेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ये बात मैं आपको बता दूं, या कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगर पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करो तो रेमिशन, कम्यूटेशन, आपका पार्डनिंग, ये सब बहुत सारी अलग अलग तरह की पावर है जिसके बारे में मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बात किया। अब यहां पे जाके देखो, दो पावर मेन होती हैं जहां पे प्रेसिडेंट गवर्नर से थोड़ा आगे होता है। जैसे कोर्ट मार्शल के केस में भी प्रेसिडेंट पार्डन दे सकता है, गवर्नर पार्डन नहीं दे सकता है। कोर्ट मार्शल मतलब कि कोई मिलिट्री का ट्राइब्यूनल, आर्म फोर्सेस का ट्राइब्यूनल या एयरफोर्स का ट्राइब्यूनल कोई सजा सुना रहा है तो उस केस में माफी प्रेसिडेंट दे सकता है, गवर्नर नहीं दे सकता। सिमिलरली डेथ सेंटेंस के केस में प्रेसिडेंट पार्डन दे सकता है, गवर्नर पार्डन नहीं दे सकता। हालांकि डेथ सेंटेंस के केसेस में वो मतलब वो मैटर्स जहां पे आप कह लो कि एग्जीक्यूटिव पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स, वहां पे मौत की सजा को कुछ हद तक गवर्नर भी माफ कर सकता है। अभी गवर्नर और प्रेसिडेंट के स्पेसिफिक डिफरेंसेस के लिए वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। तो अब समझिए बात को, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहां पे ये बोला है कि भाई देखो, मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन को मौत की सजा हुई, उसने कोई क्राइम किया, अब उसकी मौत की सजा को गवर्नर ने या फिर प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया। ठीक है, मान लीजिए माफ कर दिया, तो सेक्शन 433 यहां पे क्या बोल रहा है, सेक्शन 433A यहां पे ये बोल रहा है कि भाई देखो, आप उसकी मौत की सजा माफ कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 साल तो जेल में काटेगा ही काटेगा। तो ठीक है, तुम उसको फांसी पर चढ़ने से बचा रहे हो, 14 साल वो जेल में बंद रहेगा ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं चल पाएगा। अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट ने प्रिजनर को पार्डन कर दिया है, भले ही वो डेथ रो के प्रिजनर्स थे, या मान लो 20-25 साल की सजा काट रहे थे और उसकी सजा को कम कर दिया गया है, तो ऐसे केसेस में भी जो सेक्शन 433A था वो बोला था 14 साल तो जेल में रहेगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नहीं भाई, 14 साल जेल में रहना मैंडेटरी नहीं है। मतलब सेक्शन 433A के ऊपर गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर को ज्यादा सुप्रीम बना दिया यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए क्या बोला है सेक्शन 433, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है, सेक्शन 433A ऑफ द कोड कैन नॉट एंड डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट the constitutional power conferred on the president governor to grant pardon under article 72 or 161. If a prisoner has not undergone 14 years or more of actual imprisonment, the governor has a power to grant pardon.
डी होर्स द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 433A। बेसिकली ये जो जजमेंट निकल के आ रहा है गवर्नर के कंटेक्स्ट में निकल के आ रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट पार्डन ग्रांट करेगा तो उसको पार्डन मिल ही जाएगी। गवर्नर पे सेक्शन 433A मतलब इंपोज कर दिया जाता था, लेकिन अब गवर्नर भी अगर मान लीजिए किसी को पार्डन देता है, चाहे वो डेथ रो कन्विक्ट हो, चाहे वो 14 साल से ज्यादा की सजा काट रहा हो, उस केस में सेक्शन 433A जो बोल रहा था कि भाई कम से कम 14 साल जेल में रहना पड़ेगा, वो लागू नहीं होगा। अगर गवर्नर ने सजा दे दी है 8 साल की या 5 साल की, या फिर मान लीजिए बाइज्जत बरी कर दिया, तो ऐसे केसेस में उस पर्टिकुलर पर्सन को छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 433A का ये जो रीजनिंग है कि भाई 14 साल तो जेल में रहोगे, वो लागू नहीं होती। मतलब आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर को ताकत दे दी गई है कि हाँ भाई ठीक है, वो सेक्शन 433A को भी ओवरराइड कर सकता है। लेकिन अब आप समझिए, ये ताकत एक्चुअली में गवर्नर की नहीं, राज्य की सरकार की है, क्योंकि गवर्नर एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर यानी कि राज्य की सरकार बोलेगी गवर्नर करने को, वही गवर्नर करेगा। तो यहां पे ये जो एक्चुअली में पार्डनिंग पावर है ना, ये राज्य की सरकार की है, ना कि गवर्नर की है, ये याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में न्यूज आपको काम आएगी। अब ये एक काफी इंपॉर्टेंट बिल है, मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज है। लोकसभा पासेस ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल। लोकसभा ने 2 बिल्स पास करवा दिए हैं लोकसभा में। अब ये बिल पास कराना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं लोकसभा में अपोजिशन का, पेगासस स्नूपिंग कंट्रोवर्सी और फार्मर इशू को लेके। कौन कौन से 2 बिल पास हुए? एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 और ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021। ये ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म बिल को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले ऑर्डिनेंस भी आया था। तो ये जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल है, इसको मूव किया है यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने, और इसके चलते सिनेमेटोग्राफ एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, कस्टम्स एक्ट, पेटेंट्स एक्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, इन सबको अमेंड किया गया। आप बोलोगे सर इसमें क्या अमेंड कर दिया गया? तो देखिए यहाँ पे कुछ एपेलेट ट्राइब्यूनल्स को अबॉलिश किया गया है। कौन कौन से एपेलेट ट्राइब्यूनल्स को अबॉलिश किया गया है, ध्यान से सुनिए। पहला, फिल्म सर्टिफिकेट एपेलेट ट्राइब्यूनल। दूसरा, एयरपोर्ट एपेलेट ट्राइब्यूनल। तीसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। चौथा, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। फिर प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन एपेलेट ट्राइब्यूनल। ये 5 ऐसे ट्राइब्यूनल हैं जिनको अभी के लिए इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल के थ्रू अबॉलिश कर दिया गया। मतलब अबॉलिश कर दिया जाएगा, अगर ये एक्ट बन गया, एक्ट बन ही जाएगा। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। ओके, अब समझिए, इनका जो काम था वो एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज के पास आ जाएगा। और अब आपको खास बात समझनी है कि अभी के लिए जो ट्राइब्यूनल्स फंक्शनल हैं, उन ट्राइब्यूनल्स को सेलेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज 7 ऑफ द बिल। ये जो बिल है आपका ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, इसके अंदर है सेक्शन 3 क्लॉज 7। अब ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 के सेक्शन 3 क्लॉज 7 के अंदर एक पर्टिकुलर कमिटी बनाई जाएगी। ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर कमिटी बनाई जाएगी, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी उसको बोला जाएगा। ये सर्च कम सिलेक्शन कमिटी ढूंढेगी अलग अलग ट्राइब्यूनल्स के हेड को। तो एक ट्राइब्यूनल के कौन चेयरपर्सन होगा, कौन मेंबर होगा, उसको ढूंढेगी सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, जो कि सेक्शन 3 क्लॉज 7 ऑफ द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल के अंदर बनाई जाएगी। मेरा आपसे एक सवाल है कि इस सर्च कम सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होगा, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स करके बताइए। थोड़ा मैं अपना दिमाग दौड़ा रहा हूं आपको बढ़ाने के लिए, थोड़ा आप अपना दिमाग दौड़ाइए। ठीक है भाई। और खास बात यह है कि जो राज्य की सरकार के लेवल पे ट्राइब्यूनल्स बनते हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पे एक कमेटी होगी, और वो कमेटी अलग होगी अलग अलग राज्यों के स्तर पे। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत डिटेल में चीजें बता रहा हूं। हालांकि अब जब ये बिल पूरा एक्ट बन जाएगा तो पूरा आपके सामने खुद ही जाएगा। लेकिन एक सवाल मैंने पूछा है, देखते हैं आप न्यूज को लेकर कितना अवेयर हो। अभी पिछले 1-2 दिन से मैंने ज्यादा न्यूज रिकॉर्ड की नहीं है, तो उतना मैं प्रोएक्टिवली जुड़ नहीं पाया हूं, लेकिन अब से तो मैं जुड़ ही रहा हूं। तो आपसे भी मैं एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो ट्राइब्यूनल्स को रेशनलाइज करने का प्रोसेस है 2015 से शुरू कर दिया है सरकार ने। फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू भी 7 ट्राइब्यूनल्स को एबॉलिश किया गया था या मर्ज किया गया था, और ओवरऑल नंबर्स को 26 से घटा के 19 किया गया था। यहाँ पे कुछ और ट्राइब्यूनल्स उड़ाए जा रहे हैं और बचे हुए ट्राइब्यूनल्स को ताकत दी जा रही है। ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 323A डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एंड आर्टिकल 323 डील्स विद ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में बेसिकली जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सर्विस कंडीशंस को लेके कुछ अगर इश्यूज हैं तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। आर्टिकल 323B में हर प्रकार के ट्राइब्यूनल आते हैं। ट्राइब्यूनल क्या है? एक क्वासी जुडिशियल
इंस्टीट्यूशन है। तो भाई वो इश्यूज जो सीधे सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब नहीं डील कर सकते हैं, वो ट्राइब्यूनल्स के पास जाते हैं। स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो गया, प्रॉपर्टी के मैटर्स हो गए, टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को सॉल्व करना है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कंडीशन से रिलेटेड चीजें हो गई, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड चीजें हो गई, इन सब चीजों के लिए आपका ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में पार्लियामेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज सोलर पंख। ये काफी अच्छी न्यूज है। एक्चुअली में न्यूज से ज्यादा ये कंसेप्ट है। अब ये अक्सर कर ये न्यूज में आता रहता है क्या न्यूज में क्यों, पहले ये देख लेते हैं। तो कैनेडियन फर्म है कार्बन अपसाइक्लिंग लिमिट टेक्नोलॉजीज करके, CUT करके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोलर पंख को हार्नेस करता है टू कम्युनिकेट इट्स विजन। इट्स रिएक्टर टेक्नोलॉजीज अलाउज मटेरियल्स टू बी ब्रोकन डाउन एंड CO2 ऑब्जर्व क्रिएटिंग एनहांस्ड कंक्रीट एडिटिव्स। तो एक कार्बन अपसाइक्लिंग टेक्नोलॉजीज क्या कर रहा है, तो भाई मटेरियल को तोड़ ताड़ के CO2 को फिर से इस्तेमाल कर करके कंक्रीट एडिटिव्स बना रहा है जिसमें नए कार्बन का जनरेशन नहीं हो रहा है। कुल मिला के ये एक थ्योरी है। बेसिकली जो सोलर पंख है ना, एक आर्ट मूवमेंट है जो कि ये बताता है कि अगर ह्यूमैनिटी सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करे, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन का ध्यान रख के आगे बढ़े, तो डेवलपमेंट के नाम पे ओवरऑल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद ना करे और ह्यूमैनिटी भी ग्रो करे, साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी सस्टेनेबल तरीके से आगे चले, तो उसमें जो एक मूवमेंट निकल के आता है, उसमें जो एक पिक्चर निकल के आती है, उसको आप सोलर पंख बोलते हो। इस पर्टिकुलर फिगर में देखिए बड़े बड़े पेड़ भी उगे हुए हैं, बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग भी उगी हुई हैं। तो ये सोलर पंख की आप कह सकते हो कि एक थॉट प्रोसेस है, एक यूफोरिया है, आप एक कह सकते हो फ्यूचर का थॉट प्रोसेस है, जहां पे आपको लश ग्रीन कम्युनिटीज दिख जाएंगी, रूफटॉप गार्डन्स दिख जाएंगे, फ्लोटिंग विलेजेस, ट्रांसपोर्ट फ्यूल बाय क्लीन एनर्जी, साईफाई टेल्स, मतलब कि आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, पूरा साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो चल रही है वो सब चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को आप ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, सब कुछ आप सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हो। इसको आप बोलते हो सोलर पंख। इसको 2008 में इस टर्म को कॉइन किया गया था। इट रिफर्स टू एन आर्ट मूवमेंट which broadly envisions how the future might look if we lived in harmony with nature in a sustainable and egalitarian world। मतलब कि फ्यूचर कैसा दिखेगा अगर हम नेचर के साथ हार्मोनी में रहते हैं, सस्टेनेबल और इगैलिटेरियन मतलब इक्वल वर्ल्ड में। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल किया और डेवलपमेंट को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसको आप बोलते हो सोलर पंख। तो सोलर पंख में ऑब्वियस सी बात है, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, रिसोर्सेज को फिर से रीयूज करते रहना, नए मेटल्स को ना प्रयोग करना, ई वेस्ट को ना जनरेट करना, वेस्ट कम करना, रीयूज ज्यादा करना, यही सब है आपका सोलर पंख। जनरल स्टडीज पेपर 3 कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीप डिक्लाइनिंग क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। देखिए इंडिया पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल में अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो यहाँ पे चल रही है ये है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल। ग्रीन रंग का इलाका वो कश्मीर का इलाका है जिसको पाकिस्तान ने लीगली अप्लाई कर रखा है, ये वाला अपना भाई है। और ये जो इधर दिख रहा है अक्साई चीन, ये भी हमारा है, इसको चाइना ने कब्जा कर रखा है। अब इंडिया से सब कुछ चीन ही चला जाता है। ये जो लाल रंग का बॉर्डर दिख रहा है ये आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके ऊपर पिछले 1 साल से बवाल चल रहा है। ठीक है, इस पे भी काफी इंक्रोचमेंट हुआ है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो काफी थम गई है, सीज फायर वॉयलेशंस बहुत कम हो गए। 2020 के कंपैरिजन में 2021 में सीज फायर वॉयलेशंस बहुत कम है। ये किसने बताया, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने बताया। अब देखिए बहुत से स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं कि इस साल जून तक केवल 664 सीज फायर हुए हैं, पिछले साल 2140 हो गए थे, 2019 में लगभग 3500 टोटल थे, 2020 में लगभग 5133 सीज फायर हुए थे। अब ये अलग अलग फिगर्स लिख रखे हैं, आप इन फिगर्स को देख लीजिए, कुछ भी नया बताने के लिए है नहीं। बस यहाँ पे यही बताया गया कि इस साल सीज फायर कम हो गए। जैसे कि अप्रैल 2021 की अगर बात करो तो अप्रैल 2021 में केवल 1 सीज फायर हुआ, लेकिन अप्रैल 2020 में 412 सीज फायर हुए थे। अब मई 2021 में केवल 3 सीज फायर हुए, लेकिन मई 2020 में 398 सीज फायर हुए थे। जून 2021 में 2 सीज फायर हुए, बट जून 2020 में 423 सीज फायर हुए। लेकिन अब देखिए ये बहुत नॉर्मल है। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के साथ किसी एक कंट्री में कम सीज फायर वॉयलेशन हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का दिल बदल गया और आगे आने वाले समय में कोई लड़ाई नहीं होगी। सीज फायर वॉयलेशन क्या होता है, सीज फायर क्या होता है कि भाई लड़ाई चल रही है और आपने लड़ाई को बीच में थाम दिया, दोनों तरफ से गोलाबारी बंद हो गई, इसको आप बोलते हो सीज फायर। सीज फायर का वॉयलेशन क्या होता है कि भाई
किसी ने गोलाबारी करनी शुरू हो गई, फिर से लड़ाई शुरू हो गई। तो हमारे यहाँ पे सीज फायर वायलेशंस में होता यह है कि पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती रहती हैं। अब उधर से गोलियां चल रही तो हम बेवकूफों की तरह खड़े तो हो जाएंगे नहीं खाने के लिए, यहां से भी चलने लगती हैं, शेलिंग शुरू हो जाती है। तो उसके चलते एक जंग का माहौल सा बन जाता है। और उसमें पिस्ता कौन है? जो बॉर्डर के पास गांव वाले रहते हैं। वो कभी अपनी भेड़ बकरी गाय भैंस चराते हुए आ गए और सीज फायर वायलेशन हो गया, गोलियां चलने लगी, तो बहुत सारे उस गोली की चपेट में आके मर जाते हैं। कभी कभी हमारे जवान भी शहीद हो जाते हैं, क्योंकि वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और एकदम से सीज फायर वायलेशन होता है, गोलियां चलनी शुरू हो जाती है पाकिस्तान की तरफ से, तो एक दो गोलियां हमारे जवान को जब लग जाती हैं तो कभी कभी वो भी शहीद हो जाते हैं। तो ये होता है आपका सीज फायर वायलेशन। अब पाकिस्तान के अभी के लिए सीज फायर वायलेशन बंद है, बहुत से रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। तालिबान को लेकर पाकिस्तान परेशान है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं, तो अभी के लिए थोड़ा अच्छे बन गए हैं, कोई सीज फायर वायलेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कभी भी कोई टेररिस्ट अटैक कर देंगे, अगले साल सीज फायर ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा कोई खुश होने वाली बात है नहीं। फिर बताया जा रहा है कि 25 फरवरी 2021 को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया ने पाकिस्तान एक हॉटलाइन के ऊपर, तब से ये वायलेशंस बंद हो गए हैं। तो ये सब बातें बताई जा रही हैं। वेपन सीजर्स कितने हुए हैं ये बताए गए हैं 2018, 19, 20 में। ओवरऑल 5187 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, 2041 किलोमीटर का बॉर्डर विद पाकिस्तान पे फेंसिंग कर दी गई है, 3141 किलोमीटर का बॉर्डर विद बांग्लादेश पे फेंसिंग कर दी गई है। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। कौन जवाब दे रहा था? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय यहाँ पे जवाब दे रहे थे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस इन मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स विद टेररिज्म में न्यूज आपको काम आएगी। और लास्ट न्यूज, इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की गद्दी पर बैठ चुके हैं। उनको शपथ दिला दी है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी में, हसन रूहानी की जगह वो आ गए। इनके बारे में मैं काफी कुछ आपको बता चुका हूं। इनके सामने इमीडिएट इश्यूज क्या है? इमीडिएट इश्यूज जो सबसे बड़ा वो ये है कि भाई ये जो न्यूक्लियर डील जियोपार्डाइज कर दी थी ट्रंप ने, जो बाइडेन इसको फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं राइसी लेके आते हैं कि नहीं ले आते हैं, मुश्किल लग रहा है क्योंकि कंजर्वेटिव फैक्शन के लीडर हैं। हसन रूहानी जो कि एक मॉडरेट थे, बड़ी मुश्किल से 2015 में उन्होंने ये पैक्ट साइन करवाया था, न्यूक्लियर पैक्ट, लेकिन अब हसन रूहानी कुर्सी पे नहीं है। मॉडरेट वर्सेस कंजर्वेटिव ईरान में भी बहुत चलता है। मॉडरेट वो फैक्शन है जो थोड़ा प्रो वेस्टर्न है, थोड़ा बातचीत से चीजों को सुलझाने की कोशिश करता है। कंजर्वेटिव वो है कि हम तो भाई ईरान है, हमें बाकी सब पानी कम है, मतलब हम तो लड़के ही करेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। तो काफी मुश्किल ही लग रहा है कि इब्राहिम रईसी के अंदर कोई नई डील साइन हो पाएगी। हालांकि मिस्टर रईसी ने बोला कि भाई हम नई डील साइन करना चाहते हैं। मिस्टर रईसी के ऊपर बहुत से इल्जाम पहले भी लग चुके हैं, ठीक है, पहले जुडिशरी चीफ रह चुके हैं। एक बहुत बड़े आप कह सकते हो कि जेनोसाइड में इनका नाम बताया गया है। और सबसे खास बात तो यह है कि इस इलेक्शन के दौरान ईरान की आधी जनता ने वोट नहीं डाला है, क्योंकि पूरी तरीके से जो इलेक्शन थे ऐसा लग रहा था फिक्स थे। अयतुल्ला अली खमेनी साहब ने पहले डिसाइड कर लिया था कि रईसी को ही राष्ट्रपति बनाएंगे। तो ओवरऑल भी इनकी लीडरशिप पे इसके लिए क्वेश्चन उठाए गए, लेकिन फिर भी अब ये प्रेसिडेंट तो देखिए बन गए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज और इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे। गुड।